भारतीय कृषि में क्रांतिकारी बदलाव। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के लिए गेम चेंजिंग पहल का अनावरण किया। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से केसीसी घर घर अभियान, किसान ऋण पोर्टल और विंड्स मैनुअल का अनावरण किया। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घर घर केसीसी अभियान की सफलता के लिए बैंकों के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। वित्त मंत्री ने चावल और गेहूं की फसल के उत्पादन के लिए वास्तविक समय अनुमान की सराहना की और अनुमान को दलहन और तिलहन फसलों तक बढ़ाने का आह्वान किया। कृषि के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। इस सरकार ने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए। श्री नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री ने बल देकर कहा कि ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्र ही था जिसने कोरोना महामारी के दौरान भी अर्थव्यवस्था को बनाए रखा। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में एक ऐसी ऐतिहासिक कार्यक्रम में कृषि ऋण केसीसी और MISS और फसल बीमा PMFVI RWBCIS पर केंद्रित पहल का अनावरण किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 3 पहल पहले शुरू की। किसान ऋण पोर्टल KRP, मौसम सूचना नेटवर्क डे, द सिस्टम, विंड्स पर मैनुअल। केसीसी घर घर अभियान एक महत्वाकांक्षी अभियान जिसका लक्ष्य देश भर के प्रत्येक किसान तक किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना का लाभ पहुंचाना है। इन पहलों का उद्देश्य कृषि में क्रांति लाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, डेटा उपयोग की अनुकूलित करना और देश भर में किसानों के जीवन में सुधार करना है। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घर घर केसीसी अभियान की सफलता के लिए बैंकों के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों को आसान अल्पकालिक ऋण सुनिश्चित करने और योजना से जुड़ने के लिए केसीसी योजना के तहत पर्याप्त धन आवंटित किया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की पहल और सफल कार्यान्वयन के लिए कृषि मंत्रालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब तक किसानों को 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रीमियम राशि के मुकाबले 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक की बीमा राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने चावल और गेहूं की फसल के उत्पादन के वास्तविक समय के अनुसार अनुमान ही सराहना की और इस अनुमान को दलहन और तिलहन की फसलों तक बढ़ाने का आह्वान किया, ताकि जरूरत पड़ने पर उनके आयात के लिए बेहद बेहतर योजना बनाई जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि फसलों के वास्तविक समय आकलन से अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी और फसल सीजन के अंत में किसानों के लिए सही कीमतें सुनिश्चित होंगी। श्रीमती सीतारमण ने केंद्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को पूर्ण संचालन का भी आह्वान किया और वित्त से विभाग को इन बैंकों के लिए ऋण मंजूरी और ऋण वितरण के लिए बीच अंतर का अध्ययन करने का निर्देश दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन में वर्तमान सरकार द्वारा कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दिए गए महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्रालय का बजट वर्ष 2013-14 में 23,000 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। विंड्स मैनुअल के बारे में बात करते हुए श्री तोमर ने कहा कि उनका उद्देश्य वास्तविक समय की मौसम की जानकारी सुनिश्चित करना है, ताकि किसान सही समय पर अपनी फसलों के लिए सावधानी बरत सकें। श्री तोमर ने कहा कि कृषि के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है और इस सरकार ने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9 करोड़ लाभार्थी हैं और केसीसी घर घर अभियान का उद्देश्य लगभग 1.5 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ना है जो अभी तक केसीसी योजना से नहीं जुड़े हैं। श्री तोमर ने कोरोना महामारी के दौरान भी किसानों की लगभग 2 करोड़ केसीसी प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय और बैंक को धन्यवाद दिया। श्री तोमर ने जोर देकर कहा कि ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्र ही था जिसने कोरोना महामारी के दौरान भी अर्थव्यवस्था को चालू रखा। JS क्रेडिट और CEO PMFBY श्री रितेश चौहान ने पहल पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।
उन्होंने बताया कि तकनीकी हस्तक्षेपों के कारण इस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY में रिकॉर्ड नामांकन हुआ है। इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी और सुश्री शोभा करंदलाजे, कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा, DAFS सचिव श्री विवेक जोशी, OSD क्रेडिट श्री अजीत कुमार साहू, CEO PMFBY श्री रितेश चौहान, नाबार्ड के अध्यक्ष श्री शाजी केवी सहित संबद्ध विभागों व कृषि क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये लॉन्च इवेंट भारत सरकार के कृषि के लिए नवाचार और कुशल सेवा वितरण के प्रति समर्पण का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को बनाए रखना और दोगुना करना है। किसान ऋण पोर्टल KRP, घर घर की KCC अभियान और विंड्स मैनुअल जैसी पहल किसानों की समृद्ध नवाचार, प्रौद्योगिकी के उपयोग और वास्तविक सेवा वितरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये प्रयास पूरे देश में कृषक समुदाय के लिए कृषि परिवर्तन और सतत आर्थिक विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे। किसान ऋण पोर्टल KRP, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वित्त सेवा विभाग DFS, पशुपालन और डेयरी विभाग DAH&D, मत्स्य विभाग DOF, RBI और नाबार्ड द्वारा सहपूर्वक विकसित KRP किसान क्रेडिट कार्ड KCC के तहत ऋण सेवाओं तक पहुंचने में क्रांति लाने के लिए तैयार है। ये किसानों को संशोधित ब्याज अनुदान योजना MMRESS के माध्यम से रियायती कृषि ऋण प्राप्त करने में भी सहायता करेगा। कृषि ऋण पोर्टल KRP एक एकीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो किसान डेटा, ऋण वितरण की विशेषताओं, ब्याज अनुदान के दावों और योजना उपयोग की प्रगति का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। बैंकों के साथ सहज एकीकरण को बढ़ावा देकर ये अग्रणी पोर्टल सक्रिय नीति हस्तक्षेप, रणनीतिक मार्गदर्शन और अधिक केंद्रित और कुशल कृषि ऋण और ब्याज अनुदान के इष्टतम उपयोग के लिए अनुकूलन संवर्धन को सक्षम बनाता है। घर घर KCC अभियान, ये कार्यक्रम घर घर KCC अभियान की शुरुआत का भी प्रतीक है, जो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह अभियान सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक किसान के पास बिना किसी बाधा के क्रेडिट सुविधाओं तक पहुंच हो, जो उनकी कृषि गतिविधियों को चलाती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मौजूदा KCC खाताधारकों के डेटा को PM किसान डेटाबेस के साथ सावधानीपूर्वक सत्यापित किया और ये उन धारकों की पहचान है जो PM किसान डेटाबेस से मेल खाते हैं और जो PM किसान लाभार्थी होने के बावजूद KCC से खाते से नहीं रखते हैं। यह अभियान गैर KCC खाता धारक PM किसान लाभार्थियों तक पहुंचने और पात्र PM किसान लाभार्थी किसानों के बीच KCC खातों की संतृप्ति बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विंड्स मैनुअल का शुभारंभ। मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम विंड्स का पहला ताल्लुक ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशन और वर्षा मापी का नेटवर्क स्थापित करने के लिए अग्रणी प्रयास है। ये पहल मौसम डेटा का एक मजबूत डेटाबेस बनाता है और विभिन्न कृषि सेवाओं का समर्थन करता है। आज लॉन्च किया गया यह व्यापक विंड्स मैनुअल हितधारकों को पोर्टलों की कार्यक्षमताओं, डेटा व्याख्या और प्रभावी उपयोग की गहन समझ प्रदान करता है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विंड्स प्लेटफॉर्म के साथ स्थापित करने और एकीकृत करने में मार्गदर्शन करता है। पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ डेटा अवलोकन और संचारण को बढ़ावा देता है। ये बेहतर फसल प्रबंधन, संसाधन आवंटन और जोखिम शासन शमन के लिए मौसम डेटा का लाभ उठाने के लिए व्यवहारिक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, सुश्री शोभा करंदलाजे जी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, श्री मनोज आहूजा, सचिव कृषि, श्री विवेक जोशी, सचिव वित्त सेवा विभाग, श्री शाजी जी, अध्यक्ष नाबार्ड, यहाँ उपस्थित बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज,
वेदर कंपनीज से आए सभी उच्च अधिकारीगण, केंद्र एवं राज्य सरकार के उच्च अधिकारीगण एवं यहाँ उपस्थित उषा के वरिष्ठ साइंटिस्ट, आज मेरा ये सौभाग्य है कि इतने उच्च मंच का मैं इस अवसर पर स्वागत कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि अपनी एक प्रेजेंटेशन के द्वारा जो आज हमारे कार्यक्रम लॉन्च किए जा रहे हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दूँ। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो 3 मुख्य कार्यक्रम लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें किसान ऋण पोर्टल, घर घर केसीसी अभियान और विंड्स कार्यक्रम का मैनुअल का लॉन्च है। मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देना चाहूँगा। अप्रैल 2022 में सेक्रेटरी फाइनेंशियल सर्विसेज ने हमें आदेश दिए कि केसीसी और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के लिए एक पोर्टल का निर्माण किया जाए, जिसमें सभी डिपार्टमेंट मिलकर इस पोर्टल में अपनी प्रविष्टि करें। मैम, आपने भी जून 2022 में जब इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के इंटरेस्ट रेट्स पे एक डिस्कशन हुई थी, उस समय आदेश मुझे पर्सनली सेक्रेटरी सर को दिए थे कि इस पोर्टल का बड़े अच्छे से निर्माण हो, ताकि पूरा एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम में हमें पता चले कि केसीसी और आईएफएस की फंक्शनिंग कैसे चले। अक्टूबर 2022 में मैम इसका निर्माण करके हमने सारे मंत्रालयों के साथ इसकी प्रविष्टियाँ करानी शुरू कर दी थी। इनिशियली इसमें यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और अन्य कार्रवाई चलती है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है उसके बारे में आप सभी को विदित ही है कि ये एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि हमारे मंत्रालय में पीएम किसान के बाद सेकेंड लार्जेस्ट स्कीम है। लगभग 20,000 करोड़ से ऊपर की इसमें एनुअल बजट एलोकेशन रहती है और ये आधार एक्ट में नोटिफाइड स्कीम है, जिसमें कि लगभग 7.3 करोड़ केसीसी के अकाउंट्स इससे बेनिफिट करते हैं। बैंक वाइज अगर हम केसीसी का वितरण देखें तो जो हमारे एक्टिव केसीसी अकाउंट्स हैं उसमें कमर्शियल बैंक की परसेंटेज 37% है, अपितु सैंक्शन अमाउंट में लगभग 60% के पास कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में एक्टिव केसीसी अकाउंट्स 46% हैं, जबकि सैंक्शन अमाउंट सिर्फ 5% है। तो ये दर्शाता है कि कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो है वो नीचे तक पहुंच रखते हुए केसीसी के अकाउंट्स की संख्या इनमें काफी, आरआरबी में लगभग बराबर संख्या रहती है। कुछ चैलेंजेस जो हमारे को इस पूरे स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में आ रहे थे, वो स्टेट्स और यूटीज में, क्योंकि जो सैचुरेशन की जितनी भी हमने अभी तक कार्रवाई की थी वो सभी मैनुअल थी, इसलिए उसमें मॉनिटरिंग में काफी इशू आता है। केसीसी के डेटा की ग्रैनुलरिटी भी मिसिंग थी, यानी ये सिर्फ स्टेट लेवल पर ही उपलब्ध हो पाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर बैंक अपना केसीसी का डेटा अपनी अपनी ब्रांचेस के हिसाब से कोलेक्ट करके हमारे से क्लियर को भेजता है। तो क्योंकि ये मैनुअल प्रोसेस में होता था तो सिर्फ बैंक के स्तर पर और स्टेट के स्तर पर हमें पता चलता था कि कहाँ कितने केसीसी हैं, लेकिन अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट पे, विलेजेस पे, ग्राम पंचायत पे ग्रैनुलरिटी नहीं। इससे जैसा कि रिव्यू और मॉनिटरिंग बड़ा डिफिकल्ट था। बेनिफिशियरी की आइडेंटिटी कई बार मिसिंग हमारे को रहती थी, अननोन रहती थी स्टेट्स के लिए। बेनिफिशियरी की नीड्स क्या है, जो जिस सेक्टर का वो बेनिफिशियरी है, क्या उसे फसल के क्रेडिट के साथ साथ क्या उसे किसी और पशुपालन के क्रेडिट की जरूरत है या किसी और क्रेडिट की जरूरत है, वो भी हमें पता नहीं चल पाता। और डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग ऑब्वियसली इसमें सफर करता है। बैंक की तरफ से देखें तो उनकी एक बहुत ये शिकायत रहती थी कि हमारे रिम्बर्समेंट में बहुत डिले है, और ऐसा होता भी था क्योंकि ये सारा मैनुअल प्रोसेस था। अपने आप की इनके ऑडिट्स जब कंप्लीट होते थे फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर के बाद, तो डिफरेंट बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस के ऑडिट डिफरेंट समय पे होते थे। तो मैनुअल और कमर्शियल प्रोसेस होने के चलते इवन बेनिफिशियरी में भी डुप्लीकेशन की रिपोर्ट्स आती।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमें ये एक नीड है कि हम इसे एंड टू एंड ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़े, और पीएम किसान के जितने बेनिफिशियरीज जिनको हम अपना बैंक्स में ही पैसे दे रहे हैं, उनमें भी जो गैप था सैचुरेशन का लगभग 1.5 करोड़ का जो गैप है, उसको भी हमें टारगेट करना। इसके चलते मैम फर्स्ट जो हम अपना एक्शन ले रहे हैं वो है केसीसी लिंक पोर्टल का। इसके हाईलाइट है कि ये पूरे केसीसी आईएसएस इकोसिस्टम को डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर बढ़ाएगा। इसमें डेटा, क्योंकि हर तरह के बैंक हैं और हर तरह की उनकी कंप्यूटराइजेशन की कैपेबिलिटीज हैं, तो ये डेटा जो है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेगा। 3 मोड्स में इसे लाया गया है, ऑटोमेटेड यानी फुली जो सीडीएस से हमें डेटा देना चाहें, हाइब्रिड जो कि ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड से देना चाहें, और कम्प्लीटली मैनुअल जैसे कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में कम्प्लीटली मैनुअल देने की इसमें सुविधा रखी है। आधार से डुप्लीकेटेड डेटाबेस होगा और इसमें कैलकुलेशन जो है वो कम्प्लीटली डिजिटल और रिम्बर्समेंट भी कम्प्लीटली डिजिटल मोड में की जाए। ऑब्वियसली इससे ग्रैनुलर डेटा मिलेगा, मॉनिटरिंग और डेटा ड्रिवन पॉलिसी में भी स्टेट्स को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत फायदा है। इसका वर्क फ्लो में बहुत सिंपल है। जब लोन एप्लीकेशन आती है तो बैंक उसकी डेटा एंट्री करेगा इन 3 मोड्स में, फुली ऑटोमेटेड, हाइब्रिड और मैनुअल मोड में। बाद में क्लेम प्रोसेसिंग के लिए बैंक वही जो लोन एप्लीकेशन आई हैं, आधार ऑथेंटिकेटेड सेपरेट एप्लीकेशंस, उनके बैचेज बनाकर आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक्स नाबार्ड को सबमिट करेंगे ऑनलाइन, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आरबीआई को सबमिट करेंगे, जो कि इसी पोर्टल पे हमारे पास आएगा फॉर रिइंबर्समेंट। ऑल ऑफ दिस विल बी डन इन अ डिजिटल मैनर, सीमलेस मैनर एंड विल बी ट्रैकेबल थ्रू आउट। अभी तक मैम जो इसकी डेटा एंट्री का हमारा स्टेटस रहा है, आई वुड लाइक टू शो कि हम 2 सालों के लिए FY 21-22 एंड 22-23 के लिए इसको एंट्री करवा रहे हैं। उससे पहले के जितने भी रिइंबर्समेंट्स हैं ऑब्वियसली वो मैनुअल मोड में ही रहेंगे। 22-23 में 31% के आसपास डेटा आ गया है और 21-22 में 29% डेटा आ गया है। But what is notable here is that despite having cooperative banks and some RRBs, NABARD की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आई। डेटा एंट्री जो है वो बेहतर हुई है, क्योंकि मोस्टली मैनुअल डेटा एंट्री कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक से भी हमारे को डेटा एंट्री आई, बट इट कैन इम्प्रूव बिकॉज इनके यहाँ से मोस्टली हाइब्रिड या फिर फुल ऑटोमेटेड मोड में डेटा एंट्री हो रही है। सेकेंड, आज जो हम कार्यक्रम करेंगे वो घर घर केसीसी अभियान का लॉन्च करेंगे ना। इसमें हमारे 3 बेसिक एम्स हैं। पहले तो कि लेफ्ट आउट पीएम किसान बेनिफिशियरी जितने हैं उनको, जो केसीसी जिनके पास नहीं है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको जितने भी एलिजिबल और विलिंग यानी जो इच्छुक हैं बेनिफिशियरीज उनको केसीसी प्रोवाइड करना, साथ ही एक फुल केसीसी इकोसिस्टम में डुप्लीकेशन का कार्रवाई करना। इसकी प्रोसेस आउटलाइन में हमने सबसे पहले पीएम किसान का जो डेटाबेस है उसमें बेसिकली बैंक्स के हिसाब से हमने उसको सॉर्ट किया, फिर उनको बैंक्स को के साथ उस डेटाबेस को शेयर किया गया ताकि बैंक्स अपनी प्रविष्टि कर पाएँ कि कितने केसीसी इन आधार नंबर और यूनिफाइड आइडेंटिटी के हिसाब से आधार केसीसी इशूड है। बैंक की वैलिडेशन के बाद फिर से उनको पोर्टल पर वापस किया गया और अब सैचुरेशन की ड्राइव जो है वो आज से आप उसका उद्घाटन करेंगे ना, 1 अक्टूबर से इसका शुरुआत की जाएगी। 3 महीने में हमारी कोशिश है कि डिजिटली इट विल बी डन थ्रू आउट द कंट्री, और इसकी मॉनिटरिंग भी जो है वो कम्प्लीटली डिजिटल। इस बार फिजिकली हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बैंक ब्रांच में ये लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली उनको लॉगिन आईडी पे दिखेगी और हर बैंक मैनेजर को उसकी एंट्री ये करनी होगी कि या तो इसको केसीसी दे दिया गया है इस व्यक्ति को, या ये अनविलिंग है कि नहीं देना है, या ये एलिजिबल नहीं है, या किसी अन्य कारण से अगर वो नहीं दे पा रहे हैं, तो ये हर कारण के हिसाब से हमारे पास रिपोर्ट बन के आएगी जो कि डिजिटली प्रोसेस की जाए। इसमें मैम हम जो कोशिश कर रहे हैं कि मॉनिटरिंग का फ्रेमवर्क बहुत रोबस्ट रहे। हमने इसमें एक तरफ
सबसे ऊपर हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की पीरियोडिक रिव्यू के लिए रखा है। नाबार्ड इसमें ओवरऑल मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन का कार्य कर रहा है। एक तरफ बैंक की हायरार्की है जो एसएलबीसी से लेकर बीएलबीसी बैंक ब्रांचेस तक जाएगी। दूसरी ओर जो डीसी और एलडीएम को हमें इसमें कार्रवाई करने को दिया है, खासकर जो वीडियोज हैं वो बैंक ब्रांचेस से पंचायतों के साथ मिलकर इस पूरे कार्यक्रम में वीडियो के स्तर पे भी पंचायत वार एक लिस्ट निकलेगी जिसमें कि बैंक के हिसाब से पूरा नंबर होगा और ये पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हर व्यक्ति को किसी पहुंचाया जाए। तो ये व्यापक कार्यक्रम बैंकों की तरफ से और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाया जाए। इसमें मैम जो गाइडलाइन फिक्स की गई है वो 31 दिसंबर तक सारा डेटा शेयरिंग किसान ऋण पोर्टल पे आएगा। साथ ही हमारी कोशिश है कि जैसे जैसे बैंक हमारे को क्लेम रेज करते जाएंगे हम भी अपना क्लेम की प्रोसेसिंग साथ के साथ ही करते जाएंगे। और घर घर केसीसी अभियान का आज लॉन्च हो जाएगा। प्रेपरेटरी फेज 20 से 31 रहेगा। रोल आउट नेशन वाइड 1 अक्टूबर से शुरू कर दिया जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि केसीसी इकोसिस्टम में फुल डिजिटल सैचुरेशन 31 दिसंबर में यानी अगले वर्ष जब हम नव वर्ष में जाएं तो ये कार्य पूर्ण करके जाए। साथ ही में तीसरा जो हमारा कार्यक्रम है वो विंड का है, जो कि वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम है। विंड में की जो सोच है वो माननीय मंत्री जी द्वारा वन नेशन वन वेदर पोर्टल की एक सोच दी गई। अभी कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अपने छोटे छोटे नेटवर्क चल रहे हैं लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, उन पे क्या डेटा आ रहा है हमें पता नहीं चल रहा है, सिर्फ उसी स्टेट में वो डेटा पता चलता है। हमारी कोशिश है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारी स्टेट के एग्जिस्टिंग नेटवर्क प्लस हर एक ब्लॉक पे एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और हर एक ग्राम पंचायत पे एक ऑटोमेटिक रेन वॉच ये लगाया जाए। और इसमें पीएमएफबीवाई के थ्रू आईडी के साथ कोलैबोरेशन है। ये इसकी गाइडलाइंस भी आज आप इशू करेंगे। फायदा ये है कि एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनेगा जिसपे ये सारा डेटा स्टेट के एग्जिस्टिंग नेटवर्क और जो नया नेटवर्क लगाया जाएगा उसका डेटा सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे आएगा। ये फुली क्वालिटी चेक, वेरीफाइड, स्टैंडर्डाइज्ड so that it can be used across the country and it will be a database for the country for time shift. And a single portal जो कि विंड्स पोर्टल जो है इसका पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। ये पोर्टल पे ये डेटा पिंक होना शुरू हो जाएगा। इसकी डिसमिनेशन हमारी कोशिश है मैम कि we are co-owning the data with the service provider। यानी हमारा डेटा हम अपने सरकारी काम के लिए यूज करेंगे लेकिन प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर उस डेटा को बाजार में भी उपलब्ध करा सकता है। उसका फायदा ये है कि इस डेटा से एक नई मार्केट जनरेट होगी फॉर वेदर डेटा एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो इसकी डिसमिनेशन करके इसकी एंड यूज जो है वो फार्मर एडवाइजरी, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फसल बीमा, इस तरह के यूजेस के लिए पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप किया है। इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये विंड इज वन पार्ट ऑफ एन ओवरआर्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड्स। जैसा कि आपने अपने बजट स्पीच में भी कहा था कि डिजिटल पब्लिक गुड्स डेवलप किए जाएं, उसी तरह पे एक पीएमएफबीवाई में यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यानी येसटेक जिसको हम कह रहे हैं, इसमें विंड की भी इनपुट रहेगी। येसटेक में बेसिकली वी हैव कोलैबोरेटेड विद टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जैसे आईसीआर, इसरो के जो एनआरएससी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज थ्रू आउट द कंट्री। इसमें रिमोट सेंसिंग और अदर इंडस्ट्रीज के बेसिस पे यील्ड के एस्टिमेशन के मॉडल्स फाइनलाइज किए गए हैं। उनकी भी जो मैनुअल है और जो गाइडलाइंस है वहाँ पे फोल्डर में उपलब्ध है। ये पहले ही लॉन्च कर दिया गया है और इस खरीद से ही इस यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम की जो पूरी कंट्री में राइस और वीट के लिए इसको लॉन्च किया गया। इसमें डेटा मॉडलिंग और सिंथेसिस करके अगेन डिसेमिनेशन इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स एंड ऑब्वियसली इसका एंड यूज जो है वो यील्ड एस्टिमेशन, फूड प्रोडक्शन
और फसल बीमा के लिए इसको यूज किया जाएगा। मैम, इन सभी इनिशिएटिव्स की वजह से PMFBY इकोसिस्टम में वी हैव सम गुड न्यूज टू शेयर। इस बार जो खरीफ 2023 में PMFBY हैज सीन द रिकॉर्ड नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स ever in the scheme, and this change has come because we have done a lot of technological and other policy innovations. अगर आप देखें तो 2023 में, this is hard data, अभी हमारा enrollment season खत्म हुआ है, 2,49 lakh farmers की हमारी enrollment हुई है, which has risen from in the last 2 years 1,63 lakh से हम बढ़ के 249 पे पहुंच गए हैं। बट इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये जो 45% आप देख पा रहे हैं, दिस इज द परसेंटेज ऑफ नॉन लोनी फार्मर्स, यानी ये नीचे वाली जो ब्लू पट्टी है ये तो लोनी फार्मर्स हैं, यानी जो बैंक से जिन्होंने लोन लिया और उनको ऑटोमेटिकली उनका प्रीमियम कट गया। लेकिन ये जो केसरिया पट्टी हम देख रहे हैं वो फार्मर्स हैं जिन्होंने अपने आप willingly subscription basis पे एनरोल किया, and this has now become 45% from the low of 28% just 2 years ago. So the scheme is now pivoting towards a subscription based scheme rather than just because it is a loan based. Basis this, we have in the next season expected हमारी subscription जो है for the full year, we are expecting that we will be touching about 4 crore farmers in this year itself. And overall the number of non-loan farmers will be about 40 to 42% overall. This is an increase of about 48% over the last 2 years, जबकि हम बिल्कुल सबसे लो पहुंच गए हैं। Area also has gone up, and we are expecting an all-time high acreage of about 6 lakh acres. The very good news which I want to share is that many states have opted for universalization, which started with Andhra, and later on it went on with Maharashtra, Odisha, Meghalaya and Puducherry. So a lot of states have started universalizing the scheme. So मैम, जैसे मैं बता रहा था, आंध्रा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मेघालय और पुडुचेरी ने इस स्कीम को यूनिवर्सलाइज कर दिया है, यानी फार्मर शेयर भी वो बियर कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा एरिया में भी इंक्रीज जो है वो अबाउट 6 करोड़ हेक्टेयर के आसपास हम इसमें देख रहे हैं इस साल। बट another very good news that we have seen in this scheme, if you see, basically हमारे जो कोटेड प्रीमियम रेट्स थे वो जब से स्कीम का इंसेप्शन हुआ तब से राइज कर रहे हैं। अभी हमने अपना टेंडर साइकिल कंप्लीट किया है, वी हैव जस्ट नाउ फिनिश्ड और गेटिंग ऑल द क्वोट्स, basis that the overall premium in the scheme has taken a dip from about 17% to 10 to 12%. So if the last tender cycle in 2021 अगर हम इसका एकरेज लें और करंट रेट्स लगाएं तो हमारे पास लगभग 10,500 करोड़ की सेविंग जो है वो आई। बट द गुड न्यूज इज बिकॉज ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन दैट हैज हैपेंड एंड इंक्रीज इन एरिया दैट हैज हैपेंड, द स्कीम विल प्रोबेबली बी almost at the same level but covering about 1.25 to 1.40 crore more farmers in the same budgetary allocation. So we have been able to bring down, we are finishing this year probably with the highest area, highest enrollment and the lowest premium ever in the scheme. So this has been possible because of the relentless guidance given by the Honorable Minister and my Secretary, who have led the technology and also help that has been provided by DFS. I would like to acknowledge that JS Insurance actually led one of the groups which gave a few models in the scheme, risk sharing models, which were developed by the JS Insurance. And with the support of DFS, this kind of saving and this kind of enrollment has been seen in the scheme. Thank you, ma'am, for your time. करके उसका विमोचन वो अपने कमरों से करने की कृपा करें।
ये वेट्स मैनुअल सिर्फ कृषि नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में जैसे कि आपदा प्रबंधन है, बीमा है, अनुसंधान है, मौसम से जुड़े अनुसंधान, इस तरह की बहुत सारी चीजों में बहुत उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण मैनुअल है। वेट्स जैसा कि आप जानते हैं वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम, मौसम की जानकारी देने वाला एक ऐसा टूल है जो बहुत ही सटीक है, बहुत ही सही है और बहुत त्वरित जानकारी मैक्रो लेवल पर उसको मिलती है किसानों को या खेती से जुड़े व्यक्तियों को। ये उसका विमोचन मैनुअल का आपकी कर्तव्य के साथ आइए आप किसानों के ज्ञान को एक मंच पर एक साथ लाएगा। वित्त के साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार गाँवों के उद्देश्य विभिन्न स्रोतों से मौसम डेटा को एकत्र करना है। वित्त के द्वारा हम ब्लॉक दर ब्लॉक देश भर के सभी स्वचालित मौसम स्टेशनों AWS और स्वचालित वर्षा गेजों ARC से बहुमूल्य जानकारी घर घर पहुंचाएंगे। बीमा करताओं, बैंकों, किसानों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को समय पर सटीक एवं भरोसेमंद जानकारी प्रदान करते हुए सारा डेटा वेब पोर्टल पर दिखाया जाएगा। इस पहल की मदद से हम भारत के मौजूदा AWS और ARC नेटवर्क को 5 गुना बढ़ा पाएंगे और भारत का पहला ऐसा वेदर डेटा सिस्टम बना पाएंगे जो कृषि, आपदा प्रबंधन, बीमा, जोखिम मूल्यांकन और जलवायु अनुसंधान में सरकार की क्षमताओं को और अधिक मजबूत करेगा। एक ऐसी दुनिया जहाँ किसान घर बैठे मौसम के सटीक पूर्वानुमान और स्थानीय जानकारी की मदद से आत्मविश्वास के साथ अपनी कृषि गतिविधियों की योजना बना पाएंगे। वेट के साथ हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जहाँ हर निर्णय सटीक मौसम डेटा की शक्ति द्वारा समर्थित होगा। आइए और अपने देश के किसानों के भविष्य के लिए मौसम संबंधी ज्ञान की संभावनाओं को बेहतर बनाएं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए लिंक पर जाएं। की ऊर्जा आज के इस अभिनव कार्यक्रम में हम सबके मध्य मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान भारत सरकार की सफल वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, बहन शोभा जी, कृषि सचिव मनोज आहूजा साहब, रितेश चौहान जी, विवेक जोशी जी, हमारे चेयरमैन नाबार्ड अजय अरोड़ा जी, परम शिवम जी और इस सभागार में उपस्थित इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी महानुभाव और पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब कृषि मंत्रालय के वित्तीय सेवाओं से संबंधित इस अभिनव अभियान का शुभारंभ करने के लिए हम सबके मध्य वित्त मंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। मैं मंत्रालय की ओर से माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम सब जानते हैं कि संसार में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन जिस प्रकार से सभी कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए शरीर का महत्व है, वैसे ही बिना वित्त के भी कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन आप सबने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
जहाँ कटौती जरूरी है वहाँ कटौती भी हुई, और जहाँ विकास के लिए पैसा देने की आवश्यकता है वहाँ भरपूर पैसा भी दिया जा रहा है, और उसके परिणाम स्वरूप आज पूरा देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृषि मंत्रालय को भी अगर हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि 13-14 में कृषि मंत्रालय का बजट 23,000 करोड़ रुपया हुआ करता था, आज वह बढ़कर 1,25,000 करोड़ है। यह वित्त मंत्री की चुप और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की कार्यकुशलता का ही निश्चित रूप से परिणाम है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि की अर्थव्यवस्था छोटी बेशक हो, लेकिन देश के लिए बैकबोन की तरह काम करती है। कोई भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों तो उन परिस्थितियों में कृषि की अर्थव्यवस्था और गांव की हमारी पारंपरिक अर्थव्यवस्था यह हमेशा मेरुदंड के रूप में साबित हुई है। हाल ही में कोरोना महामारी का दौर इस बात का साक्षी है कि सारी अर्थव्यवस्थाएं थम गई थी, लेकिन कृषि की और गांव की अर्थव्यवस्था ने बल प्रदान किया, और निश्चित रूप से हम लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उबर कर ही नहीं आ पाए, वरन हमारे विकास की गति थमी नहीं, रुकी नहीं, और तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और यह भारतवर्ष के नागरिकों का पुरुषार्थ है कि प्रधानमंत्री जी ये कहने का साहस करते हैं कि अगले 5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। यह सब हम सब लोगों को निश्चित रूप से गौरवान्वित करने वाले शब्द हैं। कृषि की प्रधानता की बात तो आमतौर पर हर सरकारों में होती ही रहती है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में जितना तीव्र गति से काम होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं अभाव था, और उसके कारण हम सब हमेशा अनुभव करते रहे कि किसान अन्नदाता के रूप में अन्न का उत्पादन भी करता रहा, देश को भोजन भी उपलब्ध कराता रहा, लेकिन मौसम की मार हो चाहे अन्य प्रकार की मार हो, हमेशा वो खाता भी रहा और घाटे की खेती करने के लिए बाध्य होता रहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कार्यभार संभालने के बाद अनेक प्रकार के ऐसे नवाचार किए जिससे निश्चित रूप से किसान के घर में खुशहाली आई है और खेती आगे बढ़े, इस दृष्टि से किसान के मन में संतोष हुआ है, और आज इन योजनाओं का लाभ हर किसान को मिल रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना जिसकी सामान्य तौर पर कल्पना नहीं की जा सकती, उसको भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लागू किया गया। उसके लिए वित्त की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में रितेश जी अभी बता रहे थे, यह भी इतना बड़ा सुरक्षा कवच है जो निश्चित रूप से आज किसानों को काफी मदद कर रहा है। मुझे ध्यान है कि जब वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय तक किसान को खाद और बीज के लिए साहूकार के कर्ज पर ही निर्भर करना पड़ता था, और भाषणों में उस दौरान ये बात कही जाती थी कि अगर किसान ने एक बार साहूकार से कर्ज ले लिया तो जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी चुकाते रहते हैं, लेकिन कर्ज कभी फट नहीं पाता और कभी कभी किसान बेजमीन का भी हो जाता है। तो उस तकलीफ को देखते हुए वाजपेयी जी के समय केसीसी योजना लाई गई, और उस समय कुछ कमी पैसे थे, लेकिन आज मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आज जितना पैसा मोदी जी के समय में और वित्त मंत्री जी की सहमति से आज केसीसी के लिए रखा गया है,
वह पैसा पूरा का पूरा खर्च नहीं कर पा रहे। 20 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण किसान को मिल सकता है और अभी केसीसी में हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ तक हमें पहुँचना शेष है। और इसीलिए पिछले दिनों आप सब लोगों के ध्यान में होगा, प्रधानमंत्री जी बांदा में थे और उस समय केसीसी अभियान का आरंभ किया गया और उसके बाद कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया और पूरा 2 साल तक अफरा तफरी रही। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी को और सभी बैंकर्स को हृदय से इस अवसर पर अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उस कोविड के दौर में जब सब चीजें थमी हुई थी, उस समय भी हमारे बैंकर्स ने सभी किसानों को मिलकर लगभग 2 करोड़ लोगों को नया केसीसी से जोड़ा। यह निश्चित रूप से बहुत ही उनकी प्रशंसा योग्य सेवा है और मैं हमेशा इस बात को सार्वजनिक रूप से बोलता भी हूँ और स्वीकार भी करता हूँ। अभी केसीसी अभियान हम लोग फिर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। सामान्य तौर पर अगर हम पीएम किसान के डेटा को ही लें तो लगभग अभी 9 करोड़ के आसपास वो डेटा है और अभी जो गैस है वो लगभग 1.5 करोड़ से अधिक मुझे दिखाई देता है। और इस बीच में पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को भी प्रधानमंत्री जी ने केसीसी में सम्मिलित किया है, तो निश्चित रूप से ये संख्या भी बढ़ेगी और इसका काम भी प्रारंभ हो गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि घर घर अभियान करने से एक बड़ा काम एक क्षेत्र में हो जाएगा और हर किसान जो इसकी पात्रता रखता है उसको अपनी पात्रता के अनुसार 3 लाख रुपए तक की ऋण स्वीकृति अल्पकालिक ऋण के रूप में होगी। तो ये किसानों को खेती के लिए निश्चित रूप से बहुत ही मददगार होगा। यह केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना है। लगभग हर साल 20,000 करोड़ रुपए का केंद्र के द्वारा इस योजना का पोषण होता है। तो आज वित्त मंत्री जी हम सबके मध्य हैं, इस अभियान की शुरुआत होगी तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा कदम होगा और इसी दृष्टि से किसान ऋण पोर्टल जो पहले भी चर्चा आई, वित्त मंत्री के समक्ष हुई, प्रधानमंत्री जी कई बार बोलते थे, बैंक्स को भी लगता था, हम लोगों को भी लगता था कि कई काम मैनुअल होते थे तो कई प्रकार की शिकायतें रहती थी, असुविधा रहती थी, काम करने में समय ज़्यादा लगता था। तो किसान ऋण पोर्टल कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विभाग और नाबार्ड, RBI सब लोगों के समन्वय से मिलकर ये विभाग तैयार हो गई है और मैं समझता हूँ कि अब सब चीज एकदम ट्रांसपेरेंट है और सभी जो इस काम को आयोजन करने वाले लोग हैं वो सब इसको अब आसानी से कर सकेंगे। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षा रहती है कि हर चीज को चरम पर पहुंचाना, तो निश्चित रूप से इसको सैचुरेशन पॉइंट तक हम ले जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। साथ ही आज बिल्स मैनुअल का भी विमोचन संपन्न हुआ है। इसके पूर्व भी हम लोग किरण रिजिजू जी के साथ कार्यक्रम किए थे। कृषि विज्ञान मंत्रालय के साथ मिलकर डिजिटल पोर्टल भी बनाया है। हम सब जानते हैं कि खेती किसानी के लिए तो मौसम की जानकारी जरूरी है, क्योंकि जितनी भी अनुकूलताएं सरकार की हों, बाकी सारी हों, अर्थ की हों, लेकिन अगर किसान को मौसम की प्रतिकूलता है तो हमारी सारी चीजें दरी की दरी रह जाती हैं। लेकिन डिजिटल पोर्टल का जब लॉन्च किया कृषि विज्ञान मंत्रालय के साथ, तो निश्चित रूप से हम लोगों की कोशिश है कि मौसम की जानकारी रियल टाइम किसान को मिले। ये सरकार की जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को हमें पूर्ण करना चाहिए और इसलिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक वर्षा गेज स्थापित हो, विकास खंड स्तर पर एक मौसम की जानकारी के लिए स्टेशन स्थापित हो, जिससे कि मौसम के बारे में रियल टाइम जानकारी लोगों को मिलती रहे, जिससे किसान
अपनी फसल के लिए जो कुछ अपेक्षित तथ्य और परहेज से बरतना है तो वो निश्चित रूप से कर सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी बहुत महत्वाकांक्षी सरकार का कार्यक्रम है। अभी तक लगभग किसानों का प्रीमियम इस कार्यक्रम के अंतर्गत 29,000 करोड़ रुपया जमा हुआ है, लेकिन जहां किसान का नुकसान हुआ है वहां लगभग 1,41,000 करोड़ रुपया उनके नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियों के माध्यम से हुई है। पिछले दिनों जब हम लोग सरकार में आए थे तो मुझे ध्यान है कि इसमें कई प्रकार के प्रश्न खड़े थे, तो प्रधानमंत्री जी ने इसकी समीक्षा की और इसको परिमार्जित किया, इसको स्वैच्छिक भी बनाया। पहले लोगों को लगता था कि स्वैच्छिक हो जाएगा तो बीमा योजना में से सारे लोग निकल जाएंगे, लेकिन मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि स्वैच्छिक हो जाने के बाद भी जो लोनी किसान है वो तो बीमा में जुड़ा ही हुआ है, लेकिन गैर लोनी किसान की बड़ी तादाद में इस योजना से जुड़ना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि दिनों दिन उसका इस पर विश्वास बनता जा रहा है। अब राज्य भी अधिक जुड़ रहे हैं, हमारा क्षेत्रफल भी लगातार बढ़ रहा है और जितने प्रकार के काम करने की कोशिश की जा रही है उससे निश्चित रूप से आम किसान का विश्वास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर बढ़ा है। इसलिए ऐप भी बनाया गया है कि हमारी कोशिश हो कि हर किसान जिसको बीमित होने की आवश्यकता है उस तक कोई ना कोई पहुंचे और घर जाकर डिजिटली इसका इंश्योरेंस करा दे। इस कार्यक्रम को भी हम सब लोगों ने प्रारंभ किया है, हैशटैग भी प्रारंभ किया है और मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी का जितना अच्छे से अच्छा उपयोग कृषि कार्य को करने में और कृषि से संबंधित योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने में और पारदर्शिता स्थापित करने में आवश्यक है, उस दिशा में कृषि मंत्रालय बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है और मुझे प्रसन्नता है किसान ऋण पोर्टल और विंड्स मैनुअल और हमारा फसल बीमा का जो कार्यक्रम है केसीसी अभियान है, इसको वित्त मंत्री जी की उपस्थिति से निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा और गति मिलेगी। मैं इस अवसर पर वित्त मंत्री जी का हृदय से पुनः एक बार बहुत स्वागत करता हूँ और आप सभी को हृदय से कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। ऐतिहासिक किसान ऋण पोर्टल का शुभारंभ करें। किसान सशक्त तो देश सशक्त और सशक्तिकरण की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय वित्तीय संस्थानों के सहयोग से केसीसी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण 100% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है और 1 वर्ष के अंदर ऋण का भुगतान करने पर प्रोत्साहन के रूप में ब्याज में 3% तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है, जिससे किसानों को मात्र 4% ब्याज पर ही ऋण प्राप्त हो जाता है। इस योजना को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेही, त्वरित एवं सुव्यवस्थित लाभ सुनिश्चित करने में सहायक बनाने हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पेश कर रहा है गेम चेंजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान ऋण पोर्टल। किसानों की उन्नति के लिए हर संभव प्रयास ही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से सरकार और वित्तीय संस्थानों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के तहत यह पोर्टल किसानों के वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। यह पोर्टल किसानों और हितधारकों को समान रूप से मदद करने वाला है। आइए जानें कैसे। केसीसी ऋण खाता धारकों से संबंधित जानकारी अब आसानी से व्यापक रूप में उपलब्ध होगी, जो पहले उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा सभी केसीसी खाता धारकों का सत्यापन आधार के माध्यम से किया जाएगा। इससे पात्र किसानों को ऋण सहायता पहुंचाने में मदद मिलेगी। यह पोर्टल अब वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन से संबंधित दावों की डेटा प्रविष्टि के लिए तैयार है, ताकि भविष्य में इंटरेस्ट सबवेंशन दावों का भुगतान इस पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभार्थी तक पहुंचाया जा सके।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इस पोर्टल के माध्यम से योजना के लाभार्थियों और योजना में पीछे रह गए नामांकित नहीं हुए किसानों का आकलन करने में सक्षम होगा। इससे अधिक किसानों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए किसान ऋण पोर्टल देखें। तो दिव्य किसान बोर्ड का बटन दबाकर पुनः इस घर घर केसीसी अभियान का शुभारंभ करने की कृपा करें। किसान भाइयों और बहनों की तरक्की और खुशहाली के लिए भारत सरकार केसीसी से मिलने वाले लाभ को प्रत्येक किसान तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी कृषि जरूरतों के लिए किफायती ऋण उपलब्ध करवाना ताकि अल्पकालिक खेती की आवश्यकताओं पर खर्च को आसानी से पूरा किया जा सके। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग किसानों को इसी संस्थागत ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से केसीसी को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल है। केसीसी के अंतर्गत छोटे बड़े किसान, सीमांत किसान, कृषक मजदूर, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार, किसानों के स्वयं सहायता या संयुक्त देयता समूह शामिल, जो खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी जैसे कार्यों से जुड़े। असल में केसीसी का लक्ष्य किसानों को उनकी खेती और अन्य कार्यशील पूंजी की जरूरतों जैसे फसल कटाई के बाद का खर्च, उत्पादन विपणन ऋण, किसान परिवार की उपभोग आवश्यकता, कृषि परिसंपत्तियों और कृषि संबंधित गतिविधियों के रखरखाव व निवेश ऋण की आवश्यकता हेतु बैंकिंग प्रणालियों से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना। घर घर केसीसी अभियान की शुरुआत 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक तय की गई, जिसके दौरान पीएम किसान लाभार्थियों पर ध्यान देने के साथ साथ उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इस सैचुरेशन अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी किसानों को चल रही योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पर रियायती ब्याज दर, ब्याज में छूट और शीघ्र पुनर्भुगतान से प्राप्त होने वाले लाभों और सुविधाओं से जोड़ना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे ग्राम स्तर पर सभी बैंकों और नाबार्ड द्वारा विशेष भूमिका भी निभाई जाएगी। पंचायत प्रतिनिधि किसानों को केसीसी खाता खोलने के लिए जागरूक करें और इच्छुक किसानों को प्रक्रिया के बारे में अवगत कराएं। ये प्रक्रिया नाबार्ड की निगरानी में राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों द्वारा की जा रही है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री भारत सरकार के इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारे, अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। उनकी उपस्थिति से हम सभी आज अभिभूत हैं और गौरव के शिक्षण में अपनी उद्बोधन से हम सबको प्रेरणा दें, ऊर्जा से ओतप्रोत करें। मंत्री महोदय। Namaskar and good evening. Respected senior colleague Narendra Singh Tomar ji, colleagues in the Council of Ministers Shobha ji and Kailash ji, secretaries and officers of the Agriculture Ministry, and also the BFS and NABARD officials who are on the back, officials who are performing, who serve a special place. Coming here gives me great comfort that agriculture and related activities are receiving the due attention that they should receive. I'll start with a remark that Tomar ji made. I was going to say it anyway. We owe it to the farmers of this country that even during severe lockdown, it was the rural India, the farming India, the agriculture India, the Kisan India
which kept us going. None of them felt the pressures of the COVID. They took whatever minimum safeguards they should, but ensured that the food safety of this country was kept up, and it was because of that growth in agriculture and also the way in which rural India gave a comfort to the economy. I owe a great deal to the farmers of India, to rural India. So I take this first opportunity that I am in the campus of Pusa and also talking with the Agriculture Minister and his official that India owes great indebtedness to the farmers, particularly the way they stood up during COVID. So I take this opportunity to thank the Pusa. Today I had, as always, a lot of data to provide, paying our attention to agriculture, because Prime Minister Modi takes a lot of interest in getting into the details to see how best agriculture sector can be strengthened. So he's had several rounds of meetings, of course with agriculture and ministry related to farmers welfare, but even with us to say, what is your plan? How are you going to go about this? How are we supporting farmers and so on? Now, of course, farmers also mean Pashupadak and also the Matsyakar. So I was going to sort of provide a lot of data on how much attention in terms of providing for funds has been done in the last 7-8 years. But I think that has been fairly covered by Tomaji saying what is the kind of difference in the budget, which is provided for insurance, which is provided for Samman, which is also helping through the NABARD to provide credit that is so required by not just, as I said, farmers, animal husbandry area, and also for fishermen. But what interested me in the presentation was that the sanctions versus disbursed amounts very significant. And it is a very interesting correlation, or call it as an absence of correlation, that when the scheduled commercial banks have lent, they seem to sanction less, but seem to disburse better. Whereas in the cooperative sector, the sanction is higher, but they don't get to see as much disbursement. Ritesh, you should correct me if I'm saying the wrong thing, but your pie chart showed me that. So I take this opportunity, being before, to ask Vivek Joshi, the DFS secretary who is with me here now on the dais, to understand what causes this difference between a scheduled commercial bank's loan sanctioning versus disbursement, and that doesn't seem to have a mirror image in terms of cooperative banks. If the psyche of the person who's receiving the loan, if the measure with which I need to understand it should be the same in both. They get the sanction, but they don't want the disbursal, so they remain quiet. Or they get the sanction and they want to pick it up, and therefore they go insist on getting the disbursal and benefit from it. It can't be the opposite. After all, the universe that is being dealt with is the same farming universe. So I need to understand why there is such a sharp opposite performance between scheduled commercial banks and the cooperatives. I would certainly want this analyzed, and let's say within a month, get the inputs from all the regions, and not just with me, but also inform Minister Kumar as to what is happening here and if there's a way in which we can improve that. Because eventually, money is there, you're sanctioning, but farmers don't seem to be. Is the platform wrong, or is there a methodological problem? So within a month, can
ask Yogesh Joshi, please get us something on it. I commend the entire team of Agriculture Ministry, the ministers and the secretaries, that within a matter of 4 months, since after I reviewed the interconvention, at that time we were trying to get it back. And I distinctly remember that we had more than 1 or 2 meetings to understand as to how we can get it back and ensure that the farmer doesn't take the burden of the extra rate, and also ensure that the subsidy is provided in time and right and provided. But the issue is not about the subsidy, the issue is not about providing the inter-subvention. It is more that the idea that was discussed at that time, that there should be a focus to understand what is the Kisan loan situation there. And within 4 months, by October 22, from the presentation I understand, you've come up with a portal and you pre-tested it, you've also seen what kind of information is obtainable from there. After all, as I understand, it is going to be with the banks, cooperatives, or with the scheduled commercial banks, for them to understand how it works. And real time, we know how many of them have benefited by this interest subvention provided loans. So on this again, I commend the Agricultural Ministry, led by Shri Kumar, for having very quickly responded to it and brought it to fruition that today you are able to, with confidence, launch it. But even I could say this, and from my reviews earlier, not of agriculture, but of banking, but of cooperatives and so on, and the regional rural banks in particular, I've gone by region to understand as to how the RRBs are functioning. And when I do that, largely, it's the rural economy and their functioning, which obviously implies that the farmers and those who benefit from the rural land, it is that function that has reduced. And despite me going to different regions, one fact remains common among all of them, and that is there is still a lot of work to do in digitizing RRB and digitizing cooperative banks. Cooperative banks I can understand because each cooperative bank's case is different from one another. They are not equally involved. But there is a massive work going on, and you are aware Prime Minister Modi has started a separate ministry for cooperatives, and since after that, the minister, coincidentally the Home Minister who holds the charge, has been ramping up capacities in cooperatives. And therefore, cooperative banks and their digitization will happen with that necessary speed. But I was more concerned about the regional rural banks, which are partly owned by the states, partly owned by sponsor banks, and their digitization, computerization. Therefore, if they didn't have it, extending phone bank facility, banking facility on the phone, or the phone banking of the UPI era. So, for banks to produce internet banking facility, unless their computerization happens, it won't work out well. There, I still think there's a lot of work still pending, and the VFS is quite aware of it. However, I take this opportunity to remind Secretary of VFS again to ensure that he would look at the computerization, digitization, provision of internet banking, therefore having the connections with the optical fibers of all rural, regional rural banks and also cooperative banks. Otherwise, I might sound a bit disjointed. I want to go back to the line that Minister Tomar made.
There was a time when you didn't have enough money for giving Kisan credit cards, or even the cards were available, there wasn't enough money for them. So I was very happy to hear him say, today for the Kisan credit card, which came into existence during Shri Bihari Vajpayee's time, there's enough and more money available. Money is not the shortage. It is more a question of being able to access farmers and provide them a card, get them on board into the system, and then be able to provide them the necessary term loans and be able to assist them periodically because the subvention is substantial and it should go to the farm. So I was glad to hear when the minister say we should fully utilize it. And it is there that the banks, the NABARD, banks, when I say the regional rural banks and the cooperative banks, will have to get very activated. And there is some hybrid way of keeping your data, manual and some partly in computer, partly something else. It won't serve the purpose any longer. Agricultural Ministry can come up with portals, but banks are the ones who need to give them the data. And I'm glad that Secretary Ahuja reminded me that banks will have to come up, and this I'm saying in front of this audience, by December 23, all the required data should be provided by the banks for these portals and necessary data that is required to be kept for agriculture purposes. Banks cannot any longer buy time. Our efficiencies are getting affected. So I would again take this opportunity to request Secretary DSS to ensure that the banks provide all the data required for this purpose. Even as we equally make sure that all banks are going to get regional rural banks and cooperative banks get fully automated. Again, it's more like in-house stuff getting done in public. I want Secretary DSS to ensure that this campaign in which agriculture is starting now, from 1st October, Ghar KCC is conducted to the satisfaction of the ministry. I want the banks to cooperate, ensure that this major campaign succeeds. Otherwise, the full utilization of the amounts given is not going to be effective. It's not going to work out. So, Ghar KCC campaign, which starts from 1st October, I assure the Agriculture Minister, Narendra Singh Tomar, that I ensure banks will cooperate and work together with you in making it a success. I'll quickly move on to talking about this Yes Tech. Yes, more from that Y, which stands for Ease. I think it is, if anything, timely, but I would say it should have been there even yesterday. This country suffers for want of real-time estimates of what is getting sold, what is the likely output. Do we really know what will be the output of wheat this year? Even at the time of sowing, we can estimate the extent of land which is getting covered under the wheat. But do we know what will be the output? Do we have a real-time assessment, estimate of the crop? I understand it is being introduced for rice and wheat only now, but it is something, since it's being done with the help of ISRO and also ICAR, this is something which will have to get ramped up to cover other crops as well as soon as possible. Particularly Darhan and Tilhan, I would want this to be implemented at the earliest.
this country has been importing pulses, and we scramble sometimes when the shortages come before us much late in the day. If only we have an assessment, real-time assessment of what is extent getting sold, even at that time an estimate of likely output, we'll be much better placed to plan in advance that if there's going to be a shortfall, we know where to get this dalsan from. Because not all dals are available from the same country. You will have to scramble from Myanmar to some of the African countries, and of course Canada, because the steel of some sort used to come from there. But not everywhere do we want to import, because we also want to ensure our farmers get a clear indication that they sow will go for harvest, and at that time, because the country feels there is a shortage, we go about importing, thus bringing the farmer's price down. That doesn't do good business. We cannot bring the price of the farmer for his produce in the last minute after he sows his crop and is about to harvest, just because at that time we get an assessment or an estimate saying this year it is going to be in a shortfall, we need to get it imported. The moment the word import comes in, the first thing which happens is the price that the farmer has to sell his produce crashes. So, in order to avoid this kind of a inevitability, which is not very pleasant, this kind of a real-time food, EFTech, should as much as possible cover all those essential crops where we also need to be Atmanirbhar. So I would say kudos, congratulations, all my appreciation that you've come up with something like this for wheat and rice, but I want it for dalsan and also for tilman. We are one of the largest importers of edible oil. We need to become self-sufficient in that. And there are now missions where we are having farm missions in the northeast so that we get the palm oil, which we largely import, and all other oil seeds, I would think. So the speedier implementation of that for covering other crops would help the economy much better so that we can plan our imports if we still need it, ensure that the farmer doesn't suffer because of our policy to import or export. And once we get the real-time data, your policy, I heard you say, it helps in Fasal Bima. That is only a collateral. I wanted to help me in policy making. I wanted to help me to know how much will I have to give for the farmer for his toil in terms of minimum support price or in terms of procurement of how much quantity I need for the buffer. So this YESTEC need not be restricted only for planning of Fasal Bima, but actually it will help in policy planning on a larger level, whether it is for crop, whether it's for import, whether it's for the price we pay for the farmer, or whether it is for us to know what kind of impact it will have on these crops when they come to the market itself. So, congratulations for bringing it, but speedily spread it out to cover other. And the last thing, all derived out of the various presentations that I've seen, the Fasal Bima Yojana was at a time, say 4-5 years ago, a bit worrying story. Because we thought the moment it was made voluntary, farmers would get out of it and nobody would want to come in. But because of the tweakings that you've done to the scheme, it's good news that many of them were not part of the KCC, who are not getting loans from the bank, are now coming over to get themselves covered under Fasal Bima Yojana. I think a very big data point that Shri Narendra Singh Tomar said during his speech, and I appeal to the media who are here, who cover the Finance Ministry, who cover Agriculture Ministry, to pay attention to that one data point which Minister
so much there. And don't quote my numbers. I heard him and he said it in Hindi. My numbers in Hindi are pathetic, but I will give you what he roughly said. He said 29,000 crores was the amount which was as a result of insurance. But when farmers had to receive payments where the claims had to be fulfilled, there was a disaster in the crop here, there was a damage somewhere else, there was a flood first place. And the farmer came with his claim saying, hey, pay me my insurance. That amount is over 1,20,000 crores. 40,000. 1,40,000 crores. Now, if I've heard Mr. Thomas say that today farmers who are not even part of the KCC, who are not getting loans from the bank, are also willing to participate and they are coming in big numbers to get covered under Fasal Bima Yojana. It is because of this performance of the department ensuring that the insurance companies pay the farmers the rightful claim, and that is more than 5 times. And this kind of a performance, because of the way in which the ministry has worked together with the farmers, the stakeholders, equally the insurance companies, because their business model will also have to be good enough for them to consider. So I appreciate Mr. Grover and his team for this excellent work, for bringing in technology, not just for getting data, but also making sure the agricultural sector in India becomes a forward-looking, technology-enabled, more friendly and also accessible to the farmer, making sure there is a synchrony between the banking sector and the department and the farmer. All this is good already. I congratulate the minister, and of course he's lucky he's got 2 ministers of state who are both also very rurally linked and connected people. Shobhati and Kailash, both in their respective states, are very closely tied up with agriculture. You will see both of them going to the fields and working with the farmers to understand, not just for a photo op, but genuinely being very sincerely there. Now, if that's the case with the minister, I'd also sort of say with a certain sense of pride that agriculture ministry today is lucky also because they have good secretary and also rapacious performance in terms of the presentation that they made. It's so good. Secretary Manoj Ahuja, I've had quite a, I made this life quite miserable by asking a lot of questions during the inter-convention meeting. He's a very patient and very hard-working person who gets into detail, comes back with more information. And therefore, a team like this, which works in synchrony, can actually deliver, and that's what we are seeing today. So thank you very much for having me here today. I wish you all the best. कोई प्रेरणा भी मिली, चाह मिली है, और आपके कंसर्न और आपके सलाह से हमारे कार्यों को एक दिशा भी मिली है। मैं निवेदन करूंगा कृषि किसान कल्याण मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी क्रेडिट और पीएम फसल बीमा योजना। विभाग द्वारा आज के इस कार्यक्रम में इसके अंतर्गत आज किसान एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।